सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों वो ग्रामर सेक्शन की है, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन में 9th और 10th क्लास दोनों के अंदर हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए आज की हमारी जो क्लास है दैट इज़ ऑन द टॉपिक दैट इज़ टेंसेस। तो टेंसेस पे है हमारी आज की क्लास। और आज हम ये जो टॉपिक है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों टेंसेस का जो हमारा ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन टॉपिक है। शुरुआत से हम लोगों ने टेंसेस जो हैं वो पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं। और बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है ग्रामर सेक्शन के अंदर वो ये होता है कि हमारी जो राइटिंग सेक्शन की या फिर कह सकते हैं हम स्पीकिंग की जो एक्यूरेसी है वो सब्जेक्ट को लेके काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है टेंसेस। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस चीज़ के आएंगे। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे तो किस चीज़ के आएंगे। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन गैप फिलिंग, ठीक है। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन गैप फिलिंग। इसका मतलब ये है कि जो इस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल लवकुश, आई विल प्रोवाइड यू डिजिटल नोट सून बिकॉज टुडे आई वॉज रियली बिजी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट नवरात्रे, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू सून, डोंट वरी। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन गैप फिलिंग, मतलब टेंसेस के जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो गैप फिलिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। किसके ऊपर बेस्ड होंगे? गैप फिलिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ सामने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया yesterday I dash meet, यहां पे वर्ब दे रखी है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब मुझे अच्छे तरीके से ये बात पता है कि भाई जब भी हम yesterday की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है? सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। चिंता मत करो, ओमिशन को लेके अगर आपको टॉपिक करना है, अगर आपको ओमिशन को लेके टॉपिक करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे 9 से 11 क्लास का जो ग्रामर पार्ट है वो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वहाँ पे अपना ओमिशन का टॉपिक और एडिटिंग का टॉपिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? मैट आएगा। समझ में आया? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं दोस्तों कुछ जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो हमारे को टेंसेस के सारे रूल्स अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, हमारे को हर एक बात पता होनी चाहिए, तभी हम ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तभी हम क्वेश्चंस जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई? अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, कि हमारे टेंसेस होते कितने हैं। जब कभी भी मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूं कि टेंसेस कितने होते हैं तो वो कहते हैं सर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमारे 3 टेंसेस होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमारे जो मेन टेंसेस होते हैं दोस्तों वो होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बिल्कुल प्रेपोजिशन के बारे में भी मैं अनुभव ज़रूर बात करूंगा। हमारी जो ये वीडियोस हैं ग्रामर सेक्शन की जो आएंगी उसमें प्रेपोजिशन का टॉपिक भी मैं कंप्लीट करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। अब दोस्तों ये टेंसेस हैं हमारे टेंसेस कितने हैं? 4 हैं,
और फिर टेंसेस जो हैं विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच टाइम। ठीक है, जो टेंसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच टाइम से। इसका मतलब प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से। ये हमारे टाइम होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे टाइम होते हैं। ठीक है, हमारे जो टेंसेस हैं उनको हम टाइम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी टेंसेस ये चार हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमारा जो टाइम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टेंसेस हमारे कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टेंसेस विल बी 12। हमारे टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने होंगे? 12 होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ टेंसेस विल बी 12, क्योंकि हमारे मेन टेंसेस होते हैं दोस्तों इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर ये टेंसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं टाइम से। इट मींस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमारे टोटल टेंसेस, कभी भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेस हमारे 12 होते हैं। अब वो 12 टेंसेस कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? तो ये हमारे प्रेजेंट के हो गए 4। ऐसे ही हमारे कौन से होंगे? पास्ट के। ऐसे ही हमारे कौन से होंगे? पास्ट के। तो सिंपल प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। ऐसे ही इसका हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, और यहाँ हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर ज़रूर कर देना है। मैं ग्रामर की जो वीडियोस हैं अब वो लाऊंगा और ग्रामर के टॉपिक्स आप लोगों को कराऊंगा, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है। कोशिश आपको ये करनी है कि आप अपना एक रजिस्टर फॉर्म कर लीजिए, जिसके अंदर आप अपनी सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी सही से हो जाए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है 9th और 10th क्लास के लिए, उसको आपको ज्वाइन करना है। अलग अलग 9th वाले बच्चे 9th का कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड द वर्कशीट्स एज वेल। फ्यूचर में आ गया हमारा सिंपल फ्यूचर दोस्तों, फिर ऐसे ही आएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, और फिर आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो भी 9-10 क्लास के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, मैं हर एक बच्चे को ये बताना चाहता हूं कि हमारे टेंसेस का जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है 9-10 दोनों क्लासेस में। इवन मैं बता दूं ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो सिलेबस है ग्रामर का 9th और 10th का, वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो टेंसेस का है, और टेंसेस के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो गैप फिलिंग के अंदर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स गैप फिलिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे एक सेंटेंस में गैप दिया होता है, तो वहाँ पे आपको इस बार 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें टेंसेस का एक पार्ट होता है। तो हमारे टेंसेस कितने होते हैं वो मैंने बताया कि हमारे मेन टेंसेस होते हैं 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और टाइम हमारे होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हर एक टाइम का अपने 4 टेंस होते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट के 4 होंगे, पास्ट के 4 होंगे, फ्यूचर के 4 होंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टेंसेस दोस्तों 12 होते हैं। कई सारे बच्चे जो ये कहते हैं कि टेंसेस सर 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो वो उनका आंसर गलत होगा, क्योंकि हमारे टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12 होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी चीज समझना है हमारे को, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या समझना है हमारे को? सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो दोस्तों जब भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, जब मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करता हूं किसके अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो एक तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये दो हमारे मेन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है। अगेन मैं बता देता हूं, हमारा पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, अगेन आई एम टेलिंग, सब्जेक्ट प्लस H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात? अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम एक और स्ट्रक्चर जो है उसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि हमारे कुछ टेंसेज ऐसे होते हैं जहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज नहीं होती है। डायरेक्टली पॉजिटिव वाले केस के अंदर हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप में से किसी ने भी टेंसेज के रूल करे होंगे तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट दो ऐसे रूल्स होते हैं जहां पे क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज नहीं होता है पॉजिटिव केस के अंदर। सिर्फ किसका रूल होता है, यूज होता है, वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। लेकिन नेगेटिव वाले केस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं सब्जेक्ट को डिफाइन करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन में आपसे पूछता हूं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है तो बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग वर्क। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस में किसका यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिया, कोई भी काम। तो जो व्यक्ति उस काम को परफॉर्म कर रहा होगा, जो वर्ब पे एक्ट कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है। फिर दूसरी चीज है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा। पहला हो गया व्हाट इज सब्जेक्ट, दूसरा हो गया भाई व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। समझ में आया। गुड इवनिंग स्मिता, गुड इवनिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, जिस बच्चे ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझा रहा हूं अभी मैं टेंसेस के अंदर। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, दोस्तों ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है एन ऑब्जेक्ट हेल्प्स सब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या बताया मैंने, एन ऑब्जेक्ट हेल्प्स सब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए दोनों बातों को समझा दूंगा मैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। अब मैंने जब बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो मैंने ऊपर जो डेफिनेशन बताई सब्जेक्ट की कि जो काम परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आप यहां देखो खेलने का काम हो रहा है, प्ले, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, क्योंकि प्लेइंग का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो आई सब्जेक्ट होगा, और जो क्रिकेट है वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्रिकेट की मदद से ही तो मैं खेल रहा हूं क्रिकेट को। क्योंकि अगर क्रिकेट ही नहीं होता तो हाउ कुड आई प्लेड क्रिकेट। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं पॉजिटिव में, एक जहां हेल्पिंग वर्ब आती है और एक जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, आई प्ले क्रिकेट, यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
समझ में आई मेरी बात, क्लियर हो गई। ऐसे ही इसका नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पे देखो पॉजिटिव वाले केस के अंदर आई प्ले क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, लेकिन नेगेटिव वाले केस में आई डू नॉट प्ले क्रिकेट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, दैट इज डू। दोस्तों हर एक चीज जो मैंने अभी तक बताई है ये मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, एक एक बात बता रहा हूं, आपको ध्यान से एक एक बात को समझना है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ पाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट मैंने बता दिया, अब हम बात करते हैं वर्ब की, कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, हम वर्ब की बात करते हैं दोस्तों। अ वर्ब इज अ वर्क विच इज परफॉर्म्ड। मतलब वर्ब क्या है, वर्ब बेसिकली क्या है, काम है जिसको परफॉर्म किया जाता है। वर्ब क्या है, एक काम है जिसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही सब्जेक्ट सेंटेंस था आई प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, और प्ले मतलब खेलना, ये क्या है, एक काम है, तो इसीलिए प्ले क्या होगा, वर्ब होगा। आगे इट हैज 3 फॉर्म्स, मतलब वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। इट हैज 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मैंने हर एक बात दोस्तों सीक्वेंस से बताई है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे सीक्वेंस वाइज, जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, वो ध्यान से टॉपिक को देखेंगे तो उनको एक एक बात समझ में आ जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों किसकी बात करेंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की जब दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ लिख रखा है ना, तो चलो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फिर नीचे मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों हमारे अलग अलग टेंसेस के अंदर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो हमारी पॉजिटिव कैटेगरी होती है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, उसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, बल्कि किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लस एस या फिर ईएस का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ गई भाई, प्ले होता है, और अगर मैं प्ले के साथ एस ईएस लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा। तो पॉजिटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, या फिर एस ईएस साथ में जुड़ सकता है। लेकिन हमारे को ध्यान क्या रखना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल होता है। मैं इसे यहाँ ओरली बता रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस मतलब प्ले का हम प्लेस तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट नेम ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर होता है। और हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वहां पे डायरेक्टली वर्ब आएगी सिंपल प्रेजेंट वाले केस के अंदर। लेकिन जो नेगेटिव होता है आपका, वहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज। क्या लगती है, डू या डज लगती है दोस्तों, क्या लगती है, डू या डज लगती है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने अगेन बता दिया लव कुश कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आई विल प्रोवाइड यू नोट्स टुडे। इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। टुडे आई वॉज ऑक्यूपाइड इन सम वर्क, आई विल प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, इज एम आर आएगा आपका। और अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां देखो, जैसे नेगेटिव में मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम डू और डज दोनों लगा देते हैं, या तो हम डू लगाते हैं या डज। तो ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है कि आई वी यू दे प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम डू लगाते हैं नेगेटिव में, नेम ही शीट सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं दोस्तों, कि वो क्या करते हैं, वो नेम ही शीट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, डू लगा रहे होते हैं, जो बच्चों का गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। इज एम आर आपका कहां पे यूज होगा, इज नेम ही शीट के साथ, एम आई के साथ, आर वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है आपका, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव लगता है। हैज हैव में नेगेटिव में आपके
हैज जो होता है वो नेम शीट सिंगुलर के साथ लगता है, हैव आपका प्लूरल और आई वी यू दे के साथ लगता है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैज हैव प्लस बीन लगता है। सिंपल पास्ट में क्या आता है, अगेन सिंपल पास्ट में भी तो पॉजिटिव वाली कैटेगरी होती है। पॉजिटिव वाली कैटेगरी के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगेन बता दूं, पॉजिटिव वाली कैटेगरी के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और जो नेगेटिव वाली कैटेगरी है, जो बच्चे जो बीच में से वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आपको क्या करना है, शुरुआत से जरूर देखना है। नेगेटिव में क्या होता है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर लगता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लगता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज कहाँ लगता है, नेम इज शीट सिंगुलर के साथ, वर वी यू दे प्लूरल। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है। समझ में आया। अब सिंपल फ्यूचर देखते हैं। सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, या तो विल लगता है या शैल लगता है। आई वी के साथ शैल आता है, नेम इज शीट यू के साथ दे के साथ विल आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल प्लस बी लगता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, विल हैव लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, विल हैव बीन लगता है। अब मैंने यहां पे आप लोगों को हर एक चीज बता दिया दोस्तों। क्या बता दिया, मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसके दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के पॉजिटिव केस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। फिर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको रूल फॉर्मेशन बताता हूं। क्या बताता हूं, रूल फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, रूल फॉर्मेशन करेंगे कि भाई रूल को फॉर्म कैसे करना है। अब रूल फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता ही है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये होगा, समझ में आया भाई। एक ये हो सकता है हमारा सिंपल का केस, और इसके अलावा दूसरा केस कौन सा हो सकता है हमारा, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये केस हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आई भाई बात। ये हमारा पॉजिटिव केस हो गया और ये हमारा नेगेटिव केस हो गया। बहुत इजी है, ओके। अब रूल फॉर्मेशन अगर मैं करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई अब मेरे को बताओ सिंपल प्रेजेंट का टेंस का रूल क्या होगा, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। तो आपको पता है ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने अभी अभी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है। तो ये वाला रूल फॉर्म होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, वर्ब आएगी। और मैंने देखो ऊपर सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखवाया है, यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट में मैंने लिखवाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस लगता है। क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस एस या ईएस लग गया, प्लस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आई बात। क्लियर हुई बात। अब यहां ध्यान क्या रखना है आपको कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगेगी जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, और एसईएस तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट नेम ही शीट होगा। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। और नेगेटिव में देखो स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब देखो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मैंने जो लिखवा रखी है डू डज आता है। तो क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बन गया भाई, इजी है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि डू डज दोनों नहीं लगाते, हमें डू डज में से कोई एक लगाना है सिंपल प्रेजेंट में, ये हमारे को ध्यान रखना होगा। समझ में आया। तो हमारा डू का लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई वी यू या फिर दे होगा। हमारा डू कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई वी यू दे, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया सिंपल का एग्जाम्पल, पॉजिटिव कैटेगरी। और नेगेटिव में क्या बन जाएगा, आई के साथ डू आएगा। ये आपको नोट करना पड़ेगा, जब आप अपने रजिस्टर में नोट कर लोगे डू कहाँ लगता है, डस कहाँ लगता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर इसी सेंटेंस में मैंने बोला होता राम, तो राम के साथ क्या आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो ये हो जाता राम प्लेज क्रिकेट, है ना। और नेगेटिव में क्या हो जाता, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ध्यान क्या रखना है कि जब डज लग गया तो डज के साथ फिर प्लेज नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे रूल में है कि डू और डज लगने के बाद फिफ्थ फॉर्म नहीं आती, एस नहीं लगता, खाली फर्स्ट फॉर्म आता है। अब ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का हर एक एग्जाम्पल आप फॉर्म कर सकते हो, बहुत आसानी से आप फॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब तुम बनाओगे, मैं बता देता हूं, जब तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तो तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हुए, भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो दूसरी वाली कैटेगरी नहीं आएगी, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। तो मैं ये वर्ब के बारे में भी लिखवा देता हूं, देख ध्यान रखना कि जब भी डू डज आता है तो डू डज के साथ हमेशा दोस्तों क्या आता है, नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। इज एम आर के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस में आईएनजी लग जाता है। हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लेना है दोस्तों, इसको नोट कर लेना है, जितना ज्यादा नोट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही हैज हैव बीन के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी आता है। ऐसे ही सिंपल पास्ट में डिड लग जाता है तो डिड के साथ क्या आता है, नॉट आता है, और नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। परफेक्ट में भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और विल शेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शेल प्लस बी अगर लगेगा तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल हैव लगेगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। विल हैव बीन लगेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड बैच से हैं, 9th क्लास 10th क्लास, जो भी स्टूडेंट हमारे पेड बैच से हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, होमवर्क में मुझे सारे के सारे जो रूल्स हैं उनका फॉर्मेशन करके पीडीएफ बना के भेजेंगे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबके रूल्स बना के वो मुझे भेजेंगे। समझ में आया। ये हमारा टेंसेस का पार्ट 1 है। मैं इससे आगे की वीडियो लेके आऊँगा और टेंसेस में आगे भी कराऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आपको इसे परफॉर्म करना है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, इस पे कमेंट ज़रूर करना है और अपना प्यार जो है वो जताना है। और दोस्तों को अपने क्लासेस के बारे में ज़रूर बताना है। 9th क्लास का हमारा क्लास का जो टाइम होता है दैट इज़ 5:15 PM, 5:15 पे हमारी क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और 10th की जो क्लास होती है वो हमारी होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, लेकिन वो रात को 8:15 पे होती है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो guys, thank you so much for watching this video. Keep watching Goodwill Education, that is one stop destination for your English. Please subscribe our channel and hit the bell icon as well, ताकि हमारा जो चैनल है वो दिन रात ग्रो कर सके और आपको भी हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।